नमस्कार साथियों, हमारा आज का विषय इंटरनेशनल होने वाला है। गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है, जो पीस एग्रीमेंट हुआ है, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। देखिए, अगर आप इसे केवल पीस एग्रीमेंट समझकर बात करेंगे, उसे एज अ पीस एग्रीमेंट ही समझेंगे तो चूक हो जाएगी। इसमें जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी, इसमें जो इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी, वो हमें समझनी पड़ेगी। इसमें जो बिजनेस टैक्टिक्स यूज होंगे वो भी हमें समझने पड़ेंगे, और किस तरीके से उसमें धर्म इन्वॉल्व होगा उस राजनीति में। धर्म तो नहीं, धर्म एक तरीके से जो हिंदू सभ्यता का जो धर्म है उसका मीनिंग अलग है। यहां पे मैं बोलूंगा कि रिलीजन, किस तरीके से इस पूरी पॉलिटिक्स में, इस पूरे एग्रीमेंट में रिलीजन इन्वॉल्व है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, हमें ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जो हमारी एकेडमिक बुक्स हैं या जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इन चीजों को कवर नहीं करता। उनकी लिमिटेशंस हैं, या जो जो मेन मीडिया है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी लिमिटेशंस भी है और उसके अपने बिजनेस जो है उसका मॉड्यूल भी है। तो वो हर चीज को इस तरीके से एनालिसिस करके नहीं बता सकता। लेकिन ये चीजें हमारी रोजमर्रा के जीवन में भी होती हैं अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। मैं आपसे कहूंगा कि जो जो हम डिस्कस करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि वो घटनाएं क्यों हुई हैं। क्योंकि हमारा चाहे ऑफिस लाइफ हो, हमारी चाहे सोशल लाइफ हो, उनमें इसी तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, इसी तरीके की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। जो चीजें बोली जाती हैं वो कुछ और होती हैं और जो मोटो होता है वो कुछ और होता है। तो हमें ये चीजें समझनी जरूरी हैं। हम ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये जो समझौता हुआ है, शांति समझौता, वो 13 अक्टूबर 2025 को इजिप्ट में हुआ है। तो पहली चीज तो यह है कि इजिप्ट में क्यों हुआ, कतर में क्यों नहीं हुआ। अगर कतर को ऑफर किया जाए पीस एग्रीमेंट प्लेस के लिए तो कतर खुशी खुशी आगे होगा, पर कतर को यह मौका नहीं दिया गया, इजिप्ट को दिया गया, या किसी और कंट्री को क्यों नहीं दिया गया। तो पॉलिटिक्स यहीं से चालू हो जाती है। और जो इजराइल पे हमला हुआ वहां पे वो खत्म होती कि वो हुआ क्यों। तो पॉलिटिक्स यहां से चालू होती है और वहां तक जाती है। हम ये सारी चीजें भारत कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये चीजें समझ पाए तो हम भारत में जो इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। कम से कम हम उन्हें समझ पाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में यह समझौता इसलिए हुआ है क्योंकि इजिप्ट जो है वो ज्यादा न्यूट्रल कंट्री समझा जाता है। जो अरब वर्ल्ड, जो मुसलमान देश हैं, उनके लिए भी न्यूट्रल है और इजराइल है उसके लिए भी न्यूट्रल है। अगर आपको ध्यान होगा 1948 का जो युद्ध हुआ था इजराइल के साथ, या 1967 का जो युद्ध हुआ, उसमें इजिप्ट भी टोटली इन्वॉल्व था अरब कंट्रीज के साथ। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इजिप्ट को यह बात समझ में आई कि हम गलत रास्ते पर हैं, या फिर गलत रास्ते पर इसलिए क्योंकि इससे हमें नुकसान ही नुकसान है। तो एक समय आया जब उसने इजराइल से पीस एग्रीमेंट किया, एक शांति समझौता किया, और वो आज तक इसे फॉलो कर रहा है। तो इजराइल का उस पर विश्वास है। जबकि दूसरी तरफ जो कतर है, कतर की क्या इक्वेशंस हैं। कतर जो है, जो आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कतर की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो तालिबान हो, या मुस्लिम ब्रदरहुड हो, है ना। तो इनके साथ कतर की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। तो जब भी यूएस को इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करनी होती है, कोई समझौता करना होता है, तो वो कतर के थ्रू उन ग्रुप से बात करता है। कतर में जो मिलिटेंट्स हैं उनके ऑफिसेज हैं। तो कतर जो है एक मीडिएटर का काम करता है। लेकिन वो एक अलग बात है, मेडिएशन कराना एक अलग बात है, लेकिन जो मेडिएशन प्लेस है वो होना एक अलग बात है। इसलिए कतर को यहां चूज नहीं किया गया, क्योंकि कतर का जो इमेज है वो ये है कि वो आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता है बैक चैनल से, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो। तो वो जो विश्वास है कतर के प्रति इजराइल में नहीं है। खासकर जब इजराइल ने अभी कतर पर जो हमला किया, जो एयर स्ट्राइक किया, चाहे इजराइल ने बाद में माफी मांगी हो, पर लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो एक बात यह है कि जहां पर भी, जिस देश में भी इस तरीके का पीस एग्रीमेंट होगा, उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो यह भी एक होड़ है कि वो किस देश में होगा।
अगर कतर में होता है तो सऊदी अरब जो है वो इसका प्रतिस्पर्धी देश है। सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि कतर में इस तरीके का आयोजन हो। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो प्लेस है वो चूज किया गया इजिप्ट। इजिप्ट के पास एक पॉजिटिव बात और है, जो गजा का जो कंट्रोल है उसका जो एग्जिट है, एक तो वो इजराइल के पास है, लेकिन एक एग्जिट जो है इजिप्ट के पास भी है, जहां से वो हमास या गजा की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यानी कि जो उसकी फिजिकल जो प्रेजेंस है, जो उसकी नियरनेस है इजराइल से और गजा से, वो भी एक कारण है कि इसको चुना गया, इजिप्ट को चुना गया, कतर को नहीं चुना गया या किसी और देश को नहीं चुना गया। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, इस आयोजन में लगभग 20 कंट्रीज शामिल हुए। यूरोप के देशों, एशिया के देशों, जो भी अमेरिका के निकट के देश थे वो सारे शामिल हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जाना ठीक नहीं समझा। इवन भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर भी वहां नहीं गए। तो हमने अपना प्रतिनिधि तो भेजा, लेकिन बहुत बड़े लेवल का वहां प्रतिनिधि नहीं भेजा गया। इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी? देखिए, जो हमारी सरकार के इस तरीके के मंत्री जिनके पास पावर है, जो डिसीजन लेने की जिनके पास क्षमता है, उनको वहां नहीं भेजा गया। क्योंकि अगर आपने वीडियो भी देखा हो तो जो ट्रंप हैं वो एक मिशन पर हैं कि किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज के बीच में दोस्ती करा के मैं एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में खुद को प्रेजेंट करूं। कर पाए ना कर पाए, लेकिन ऊपर से वो दिखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जो ये एग्रीमेंट हुआ, इसमें एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये थी कि जो ट्रंप हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भी हैं, वो भी वहां गए। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ट्रंप जो है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की मीटिंग भी करा दें, वो उनके बीच में भी पीस एग्रीमेंट की बात करने लगे। तो कुछ माहौल जो है वो अजीब सा हो सकता था, वो जबरदस्ती दोनों के हाथ मिलवा दे। तो एक तरफ तो हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के क्रिकेटर से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ सिचुएशन ऐसी हो जाए, एक पूरा वर्ल्ड इस तरीके से वहां इकट्ठा हुआ है और वहां हाथ मिलाना भी अगर पड़ जाए, तो जो प्रधानमंत्री की जो पॉलिटिक्स है, जो चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उनके जो स्टैंड है उसमें परेशानी आ सकती है। तो उन्होंने वहां पर जाना सही नहीं समझा। उनको ये समझ थी कि ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, इसलिए वहां पे उन्होंने जाना अवॉइड किया। तो हमें ये बातें समझ में आनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स कहां से शुरू होती है? ट्रंप की अपनी पॉलिटिक्स है ना। उसकी पॉलिटिक्स की वजह से हमारे जो हित हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें ये समझ में आना चाहिए। तो पॉलिटिक्स यहीं से चालू हो गई, कतर से, और बीच बीच में पॉलिटिक्स चलती रहेंगी, हम उसकी बातें करते रहेंगे। प्लस ये जो समझौता है, इसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से भारत ने गलतियां की जब भारत का युद्ध हुआ, हमें ये सब समझ में आना चाहिए। हम ये सारी बातें बीच बीच में करते रहेंगे जैसे जैसे घटनाएं आती जाएंगी। अब देखो, अब हम पहली बात ये करते हैं कि ये युद्ध चालू हुआ कैसे। जो इजराइल की इमेज है एक स्ट्रॉन्ग नेशन की, उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसका आयरन डोम जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस पर हमला करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन पैलेस्टाइन्स जो इतने एडवांस नहीं है टेक्नोलॉजी में, वो किस तरीके से सक्सेसफुल हुए इजराइल पर हमला करने में, ये बहुत समझने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले रात में हमास ने हजारों रॉकेट इजराइल पे छोड़े। रात के समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हजारों रॉकेट, 3000 ऑफिशियल फिगर बताया जाता है। इतने रॉकेट उसने रात में छोड़े, और इसके साथ साथ उसने कई तरीके के अलग अलग अटैक किए। उसने पैराग्लाइडर्स का यूज करके, जैसे पैराशूट होता है ना, पैराग्लाइडर्स जो बिना इंजन के जो हवाई सिस्टम होता है, हवाई व्हीकल्स होते हैं, उनका यूज किया। उसने पैराग्लाइडर्स का ये यूज किया, उसने ड्रोन्स का यूज किया और हवाई हमले किए। दूसरी तरफ उसने क्या किया, वहीं पे उसने मोटर बाइक से, जीप से अपने गनमैन भेजे, है ना। इतने तरीके से उसने अलग अलग तरीके से हमला किया। बताया यह जाता है कि टनल से भी उसके गनमैन अंदर प्रवेश हुए। और सबसे बड़ी बात, समय जो इस तरीके से चूज किया गया, जब उनका फेस्टिवल था, यहूदियों का, इजराइल का फेस्टिवल था, म्यूजिक फेस्टिवल था, यानी कि उसमें सरप्राइज एलिमेंट डाला गया और मल्टीपल तरीके से हमला किया गया। इससे पहले एक काम और किया गया, जो वो टेक्नोलॉजी है, जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको समझा गया कि ये काम कैसे करता है, ये कैसे बाईपास किया जा सकता है।
इसके लिए महीनों तक तैयारियां की गई और रिहर्सल्स किए गए, कि प्रैक्टिकल रिहर्सल्स किए गए कि ये जब बाईपास होगा तो हम कैसे क्या क्या करने वाले हैं। यानी कि महीनों की प्रिपरेशन की गई और एक कंक्लूजन ये मिला कि इसको जो ये सिग्नल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो वार्निंग सिग्नल्स हैं, इनको अगर ओवरलोड कर दिया जाए, इनको कंफ्यूज कर दिया जाए तो उसको बाईपास करना पॉसिबल है। तो उन्होंने कई सारे तरीके से अटैक किया, हवाई हमला उन्होंने किया, फिर जमीन से उन्होंने अटैक किया और टनल से भी वहां पे घुसे। इजराइल की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि वो टेक्नोलॉजी पर ओवर कॉन्फिडेंट थे, यानी कि उन्होंने जो अपना सारा जो सिस्टम था वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही रखा। उन्होंने जो लोगों की जो पर्सनल जो भूमिका होती है, जो वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए जाने चाहिए थे, जो लोग लगाए जाने चाहिए थे फिजिकल, वो बहुत कम थे। तो जो ओवर रिलायंस था टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो वहां पर उनको धोखा दे गए। उन्होंने इतने तरीके से अटैक्स किए, इतना शोर हुआ वहां पे हमलों का, इतना धूल धक्का हुआ, इतना धुआं हुआ कि जो सिग्नल्स थे वो ओवरलोड हो गए, वो कंफ्यूज हो गए और वार्निंग सिग्नल्स फेल हो गए। इसी चीज का फायदा उठाकर वो जो है बॉर्डर पार कर गए, उनके जो गनमैन है। और जो वो फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल का जो प्लेस था वो बॉर्डर से बहुत दूर नहीं था, तो उन्होंने फेस्टिवल पर अटैक किया, वहां की जो सिविल सोसाइटीज थी उन पर अटैक किया और अटैक करते हुए अंदर घुसे, जिसमें उन्होंने लगभग 1200 इजरायलियों को मार दिया उसी समय। लगभग जैसे 1400-1500 लोग मरे, तो 1200 लोग उसी समय मार दिया और 250 लोगों को, जो सिविल लोग थे, जो फौजी नहीं थे, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, 250 लोगों को उन्होंने बंधक बना दिया। तो कहने का मतलब ये है, यहां से हमें क्या सीख मिली कि हम टेक्नोलॉजी पे टोटल रिलाई नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है, जब मैं अपने ऑफिस में काम करता था, जब मैं जॉब करता था, तो एक टाइम ऐसा आया जब हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, वो हैक हो गया, हमारा सर्वर हैक हो गया। उसकी वजह से हमें कई दिनों तक मैनुअल काम करना पड़ा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो फेल किया जा सकता है। तो हम जो हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, जो सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, उसमें फिजिकल प्रेजेंस होना भी जरूरी है। 364 दिन वो सही काम करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आ सकता है जब वो सिस्टम फेल होगा, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अब वो जो एक दिन है वो हमें नहीं पता क्या होने वाला है, कौन सा होने वाला है वो एक दिन। उस एक दिन को ध्यान में रखते हुए हमें अपना सिक्योरिटी सिस्टम इस तरीके से बनाना है जो 365 दिन काम कर पाए, जो वो एक दिन जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो फेलियर है उसको कॉम्पनसेट कर पाए, उस केस में हम खुद को बचा पाए। तो जो मिक्सिंग है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, जो मशीनों की जो इंटेलिजेंस है, वो मिक्सअप होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब इस हमले के बाद क्या होना था, इजराइल को तो बदला लेना था। तो इजराइल उस दिन तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, इजराइल ने अगले दिन से हमला करना शुरू किया। यानी कि जब उस पर अटैक हुआ उससे अगले दिन उसने अटैक करना शुरू किया। जब उसने अटैक किया, ठीक है, इजराइल ने, तो उसके 3 बड़े मकसद थे। पहला मकसद यह था कि जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है पैलेस्टाइन की, हमास की, वो खत्म करी जाए। जो उनके टॉप लीडर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए और अपने जो बंधक हैं उनको छोड़ा जाए। ये 3 जो हैं मकसद रखे गए। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन चालू किया गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया आयरन सोर्स, यानी कि लोहे की तलवार। देखिए इसमें भी पेच है। जब किसी ऑपरेशन का नाम रखा जाता है वो इस तरीके से रखा जाता है जो उनकी सेना को इंस्पायर करे, प्लस जो वहां के लोग हैं उनसे वो इमोशनली कनेक्ट महसूस करें। इससे क्या होता है कि जनता का सपोर्ट मिलता है, मॉरल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे आपने देखा होगा, भारत में जब पाकिस्तान पर भी हमला किया बदला लेने के लिए, तो ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम जब सुनते हैं तो एक कनेक्शन फील होता है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो माएँ हैं, जो उनका सिंदूर उजड़ा, उसके साथ हम एक इमोशनल कनेक्ट महसूस करते हैं। तो हम अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं। तो जो ऑपरेशन का जो नाम है उसको भी बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। तो उन्होंने ऑपरेशन आयरन सोर्स चालू किया और ऑपरेशन जब चालू किया तो उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए और कुछ नहीं किया,
केवल जो है हवाई हमले किए। लगभग इन हमलों में उन्होंने उनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो उनके कमांड सेंटर्स हैं, उनको खत्म करने की कोशिश की ज्यादा से ज्यादा। उनको बिल्कुल डिप्रेशन में लाने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि वो बिल्कुल हताश हो जाएं। इतने हमले किए, इतनी एयर स्ट्राइक्स किए कि वो हताश हो जाएं। उसके 15 दिन 20 दिन बाद उन्होंने ग्राउंड हमले शुरू किए, उन्होंने टैंक से अंदर घुसना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया, वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था, वहां के जो जिस रास्ते से फ्यूल आता था, फूड आता था, मेडिकल सप्लाईज आती थी, वो सारे रास्ते उन्होंने कट कर दिए। बिजली वहां बिल्कुल गुल कर दी। यानी कि जो उनके जहां से उन्हें रिसोर्स मिल सकते हैं, जहां से उन्हें साधन मिलते हैं, वो सारे उन्होंने बंद कर दिए जब उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन चालू किए। तो पहले एयर स्ट्राइक्स किए, कमांड सेंटर उनके खत्म किए, और फिर अंदर घुस के उनको ढूंढना शुरू किया, टेररिस्ट्स को। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो युद्ध की पॉलिसी है, युद्ध की जो स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से उन्होंने अपनाई। तो 7 अक्टूबर को उन पे हमला हुआ और अगले दिन 8 तारीख को उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। अब देखो, अब ऐसा लगा कि ये युद्ध जो है इजराइल बहुत आसानी से जीत लेगा। मतलब ऐसा लगा कि कुछ ही दिनों में कि हाँ भाई ये तो एक तरफा हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं था। जो इजराइल के बराबर में जो पड़ोसी देश हैं वो सारे मुसलमान देश हैं। उनमें एक देश है लेबनान, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो है एक सैन्य संगठन है, एक पॉलिटिकल पार्टी का। हमास भी तो ऐसे ही है। हमास जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और एक सैन्य संगठन भी है। हमास जो है वो पैलेस्टाइन की सेना नहीं है, वो हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका अपना सैन्य विंग है। इसी तरीके से जो लेबनान है उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपना जो सैन्य संगठन है वो हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह ने एक तरफ से हमले करने शुरू कर दिए इजराइल के ऊपर। दूसरी तरफ से जो दूसरे देश हैं, जैसे सीरिया है, इराक है, वहां पे जो मिलिशियाज हैं, वहां पे जो उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, सपोर्टेड बाय ईरान, उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। यानी कि जो बताया जाता है, जो इजराइल का जो समझ है कि इसके पीछे चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, और तीसरा संगठन है आतंकवादी संगठन हूती, इन तीनों के पीछे ईरान शिया देश है और ईरान का इन तीनों को सपोर्ट है। यानी कि ये जो है ये प्रॉक्सीज की तरह काम करते हैं ईरान के। तो इजराइल पर चारों तरफ से हमले शुरू हो गए। जो समुद्र है उन पे जो आने लाने ले जाने की जो चीजों का जो व्यापार है, जो जहां से सामान आता है, उन पर भी अटैक करने शुरू कर दिए गए हूतीज की तरफ से। ठीक है, तो हूती एक अलग आतंकवादी संगठन है। कहने का मतलब ये है कि जो इजराइल है उस पर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो इस्लामिक संगठन थे, उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। जब वो चारों तरफ से हमले होने लगे तो केवल ऐसा नहीं है कि इजराइल इतना स्ट्रांग है कि सबको आराम से संभाल लेता है। वहां पे अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहता है इजराइल को, यूरोपियन कंट्रीज का पूरा सपोर्ट रहता है। ऊपर से चाहे यूरोपियन कंट्रीज कुछ भी कहें, लेकिन जो उनका इमोशनल सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, इवन जो हथियारों की जो सप्लाई है वो चलती रहती है, उनका इजराइल को पूरा सपोर्ट है। और इसीलिए इजराइल इतना अच्छा मैनेज कर पाता है। अगर अमेरिका और यूरोप बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दे इजराइल को, तो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर चारों तरफ से हमला होता है। हम ये समझते हैं कि जो इजराइल है वो उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ पाए। देखिए ये इजराइल है, ठीक है। इजराइल और जो पैलेस्टाइन है वो मिक्सअप है ना। इजराइल के अंदर ही पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन के अंदर ही इजराइल है, ठीक है। तो जो आपका गजा सिटी है ना, जो पैलेस्टाइन माना जाता है, जो पैलेस्टाइन का है वो यहाँ पर है, इजराइल के एक कोने में। जो वेस्ट बैंक है, पैलेस्टाइन का दूसरा हिस्सा, वो यहाँ पर है। यानी कि ये आपस में मिक्सअप है। अब जब हम इनकी सिचुएशन देखें तो ये लेबनान है, देखो ये इससे मिलता हुआ, ये इसका पड़ोसी देश है। ये सीरिया है। पहले सीरिया गोलान हाइट से इस पर हमला करता था, ठीक है। गोलान हाइट्स जो है इजराइल ने इस पर कब्जा कर रखा है 1967 से। तो यहाँ पर जो है सीरिया में, लेबनान में, ठीक है, इराक में, यहाँ पर ईरान के मिलिशियाज हैं, ईरान द्वारा समर्थित आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, वो इस पर एक साथ हमला करते हैं। यहां पर एक अच्छी बात ये हुई, अब की बार इजिप्ट ने इस पर हमला नहीं किया, जॉर्डन ने इस पर हमला नहीं किया, क्योंकि इनके पीस एग्रीमेंट हुए पड़े हैं। 1978 से इजिप्ट का इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, और लगभग 1994 से जॉर्डन का इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट हुआ पड़ा है।
तो इस युद्ध में इन लोगों ने कम से कम डायरेक्टली इजराइल पर हमला नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि इजराइल के लिए सिचुएशन आसान नहीं होती। अगर हम अगले उसमें देखें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये जो है ये आपका इजराइल है, ठीक है, ये सीरिया है, यहां से हमला होता है, ये लेबनान है, यहां से हमला होता है, ठीक है, ये सारी कंट्रीज आपस में अटैच हैं। ईरान जो है वो एक तरफ है, ठीक है, लेकिन ईरान का इराक में और सीरिया में यहां पे इनका काफी कंट्रोल है आतंकवादियों पे, तो यहां से भी इन पर अटैक होता है। अब आप ये सोचेंगे कि यार ईरान तो एक तरफ कंट्री है, ईरान की इससे सीमा भी नहीं लगती, तो ईरान से इनकी क्या दुश्मनी है? वहां पर रिलीजन इन्वॉल्व है, वहां पर रिलीजियस थॉर इन्वॉल्व है, इसकी हम अभी बात करेंगे। तो इजराइल को अगर कोई ये समझे कि बहुत आसान होता है युद्ध को जीतना, तो वो आसान नहीं होता। वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का अगर सपोर्ट ना हो तो इजराइल को भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अब देखो एक प्रश्न ये आता है कि जो फिलिस्तीन है, जो गजा है, उसके इतने लोग क्यों मारे गए? इजराइल के जबकि कुल 1500-2000 लोग मारे गए, लेकिन गजा के हजारों 60-70-50-60-70 हजार लोग मारे गए, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे कारण क्या दिया जाता है? जो हमास है वो कोई आउटसाइडर ग्रुप नहीं है, वो पैलेस्टाइन में से ही, खासकर जो गजा के लोग हैं उनमें से ही निकला हुआ संगठन है। यानी कि हमास और पैलेस्टाइन जो है, हमास और गजा जो है वो मिक्सअप हैं। गजा के लोग ही हमास ज्वाइन करते हैं, हमास का इमोशनल कनेक्ट है गजा के लोगों के साथ। तो जो हमास है उसके जो सैन्य संगठन है, उसके जो सैन्य जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो ठिकाने हैं वो बीच बस्तियों में है लोगों की, चाहे उनके हॉस्पिटल्स हो, मस्जिद्स हो, स्कूल्स हो, उन पे हमास का कंट्रोल है, उनके ठिकाने हैं वहां पे। तो जब ये मिसाइल छोड़ते हैं, जब इन्होंने अपना सिस्टम छोड़ा, वहां से मिसाइल छोड़ी हमास ने, तो वहां से पता चलता है कि हमला कहां से हुआ है। तो जब रिटेलिएशन किया जाता है, जब बदला लिया जाता है, तो जहां से मिसाइल आई वहीं पे छोड़ी जाती है, जहां से वो आई। अब वो बस्तियों के बीच में है, तो वो जो इजराइल की मिसाइल है वो बस्तियों में गिरती है, क्योंकि वहीं से हमला हुआ था। तो जो सिविलियंस हैं उनकी मौत होती है इससे। अगर गजा के लोग मना कर दे हमास को कि भाई आप हमारे बीच में मत रहो, आप अलग अपने सैन्य ठिकाने बनाओ, तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं आएगी जहां इतनी मौतें हों। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमास और गजा को अलग अलग रूप में देखना ये बहुत तर्क संगत नहीं है। गजा के लोगों ने हमास को चुना है एज अ रिप्रेजेंटेटर। 2006 में जब इलेक्शन हुए थे, 2005-2006 में, तो उन्होंने हमास को जिताया। तो हमास जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको गजा के लोगों का समर्थन है। तो वो क्योंकि इनके बीच में ही रहते हैं, इसीलिए जब हमला होता है तो इनोसेंट या सिविलियंस भी मरते हैं। अब जो हमास है उसकी ये स्ट्रेटेजी भी है, वो जानबूझ के अपने संगठन, अपने जो ठिकाने हैं वो लोगों के बीच में बनाता है, जिससे कि वो खुद को विक्टिम शो कर सके, जिससे वो लोग, जिनके लोग परिवार के लोग गए हैं, मरे हैं, वो उनको अपने इमोशनली उनसे कनेक्ट कर सके कि अब देखो हम आपका बदला लेंगे। एक विचार इस तरीके का हो सकता है कि भाई मुझे तो मौत आएगी और मैं अपने लोगों को बचाऊं, है ना, तो मैं अपना ठिकाना बिल्कुल अलग रखूं। लेकिन जो हमास की समझ है वो ये है कि मैं लोगों के बीच में रहूं, जिससे कि लोग जो सिविलियंस हैं वो भी मरे और वो और ज्यादा भर्ती हों अपना बदला लेने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग विचार काम करते हैं। अब जब 2 ढाई 3 साल हो गए युद्ध चलते चलते और इतने लोग मरने लगे, इतने लोग डिस्प्लेस हुए, सारा जो उनका स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पैलेस्टाइन का, वो खत्म हो रहा है, तो एक इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, यूएन पर बनता है। यूएन इजराइल पर करता है, अमेरिका पर करता है। तो एक प्रेशर बनता है कि यार इस युद्ध को खत्म किया जाए, इतने लोग मर रहे हैं, इतनी जन हानि, धन हानि, सब कुछ तरीके की हानि हो रही है। तो बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, अलग अलग देशों ने एफर्ट्स किए, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, सितंबर 12 को एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन करके प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव को जो होस्ट किया अमेरिका के अंदर, वो फ्रांस और सऊदी अरब ने किया। उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया और कई सारे पॉइंट्स उसमें दिए। अब देखो, अब आप ये देखोगे कि यहां पे किस तरीके से पॉलिटिक्स चालू होती है। इस प्रस्ताव को अमेरिका ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? भाई अगर तुम ही कर लोगे तो हमें कौन पूछेगा। तो अमेरिका को सुपर पावर, अमेरिका को वर्ल्ड पावर कौन समझेगा?
तो अमेरिका ने उसको रिजेक्ट कर दिया और अब उसके 1 महीने बाद ट्रंप जो है खुद पीस एग्रीमेंट लेके आए। उन्होंने अपने अपने लोगों को बुलाया, अपने कंट्रीज को बुलाया और इस पीस एग्रीमेंट के लिए दोनों देशों को तैयार किया। हमास को फोर्सफुली तैयार किया, इजराइल को भी फोर्स लगा के तैयार किया कि यार ये करना है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका जो है इजराइल के साथ रहता ही है। जो बहुत सारे यहूदी हैं उनका अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वहां का जो मीडिया है उस पर भी बहुत काफी हद तक कंट्रोल है। तो यहूदियों का अपना एक इन्फ्लुएंस है, तो अमेरिका इंटरनली यहूदियों के साथ रहता है। तो उसको यहूदियों को या इजराइल को बचाना भी है और ऐसा ना हो कि उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो उसके चलते ये पीस एग्रीमेंट आया। पीस एग्रीमेंट में कई सारी अच्छी बातें हैं अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब हम आगे ये बात करेंगे कि इसमें है क्या और इसके सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं नहीं है, इन सारी बातों। तो ये जो पीस एग्रीमेंट है इसकी सबसे पहली बात क्या है कि ये जो है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है अभी एट द मोमेंट। ये 60 दिन का एग्रीमेंट है, ये एक टेम्परेरी एग्रीमेंट है जो 60 दिन के लिए एप्लीकेबल है। जो परमानेंट एग्रीमेंट होना है उसके लिए ये एक नींव है। जैसे जैसे परमानेंसी की तरफ बढ़ेंगे, जो परमानेंट पीस की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये जो 60 दिन का जो टाइम रखा गया है ये बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक इनिशियल डॉक्यूमेंट है एक तरीके से कि हाँ इस पर काम करना है 60 दिन तक। तो अब दोनों जो देश है उनको और इंटरनली मनाया जाएगा। साइन तो हो गए हैं लेकिन अब जो उस पर काम होना शुरू होगा, जो वो पूरा पेपर है जिसमें 20-21 पॉइंट्स हैं उस पर काम होना शुरू होगा। तो वो जो 20-21 जो पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि साइन हो गया तो वो फॉलो होना शुरू हो जाएगा, उस पर इंटरनल जो है सहमति बनाई जाएगी दोनों देशों के बीच में। तो वो जो 60 दिन है वो उसके लिए इनिशियल एक फेज रखा गया है। अब देखो जो जो ट्रंप ने चाहा था वो एक हद तक ट्रंप को मिला, जो ट्रंप को जो प्रेज मिल रहा है ना, ट्रंप का एक कैरेक्टर है तो उनको जो है प्रेज चाहिए, बड़ाई चाहिए। उनको जो है इजराइल की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है इस एफर्ट के लिए और उनकी बहुत प्रशंसा हो रही है और ये माना जा रहा है कि उनको जो नोबेल पीस प्राइज अब की बार बेशक ना मिला हो, अगली बार मिल सकता है अगर वो इस तरीके के काम करेंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। और क्या है इस पीस एग्रीमेंट में, जो ये 60 दिन है इन दिनों में कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। जो इजराइल है वो हमास पर और हमास जो है इजराइल पर किसी तरीके का हमला नहीं करेगा। जो जहां बैठे हैं जिस पोजीशन पे उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है जो बंधक हैं दोनों तरफ के वो छोड़े जाएंगे 48 घंटे के अंदर और इस पर काम हो गया है। इजराइल हमास के बंधकों को छोड़ेगा जीवित या मृत और हमास इजराइल। तो जो हमास है उसने जो 20 बंधक बचे हुए बंधक थे जीवित वो छोड़ दिए और इजराइल ने हमास के जो है 1900 बंधक जो उसने बंदी बनाकर रखे थे युद्ध बंदी वो छोड़े। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप दोनों देशों के जो कल्चर है उनका जो एटीट्यूड है उसको देखें। यहाँ पे केवल 20 लोग हैं, इसने अपने 20 लोग बचाने के लिए उसके 1900 लोगों को छोड़ना ठीक समझा। यहाँ की जो यानी कि जो ह्यूमन वैल्यू है वो इजराइल में बहुत ज्यादा है, तभी उसने अपने कुल 20 लोगों को बचाने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया। उसके अनुसार जो उसके अस्तित्व को खतरा पहुंचाने वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, अपने 20 सिविलियंस को बचाने के लिए उसने 1900 लोगों को छोड़ने पे वो राजी हुआ। तो ह्यूमन जो वैल्यू है, सिविलियंस की जो वैल्यू है वो इजराइल में बहुत ज्यादा है इस चीज को देखते हुए। ठीक है, अच्छा अब देखो हर चीज जो है वो जैसे क्रिकेट मैच भी होता है, लगता है कि हाँ ये सब कुछ हो गया और एकदम से विकेट गिर जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हिकअप्स आए। जब बंधकों को छोड़ा जा रहा था तो 2 ऐसे केस आए जिस पर हमास ने मांग की कि भाई इन लोगों को भी छोड़ो, जिस पर विवाद उत्पन्न हुआ। कौन थे वो 2 केस? पहला केस है जो ये व्यक्ति है ये वहां का लीडर है पैलेस्टाइन का। पैलेस्टाइन में 2 पॉलिटिकल पार्टी है, एक हमास और एक फतह। तो ये हमास का लीडर नहीं है लेकिन ये फतह का लीडर है, पॉलिटिशियन है वहां का। इस व्यक्ति ने 2004 के लगभग 2002 के लगभग वहां पे बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट करवाए।
सुसाइड बॉम्बिंग में बहुत सारे इजरायलियों की जान गई। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो इस व्यक्ति का हाथ मिला। तो 2004 से ये इजराइल की हिरासत में है ये व्यक्ति। तो एक तो हमास ने ये मांग की कि इस व्यक्ति को छोड़ा जाए। इस व्यक्ति का नाम है मरवान बरगौती। मरवान बरगौती को छोड़ा जाए, लेकिन ये युद्धबंदी नहीं है, ये पहले से ही 2004 से इजराइल की हिरासत में है। तो इजराइल ने इस व्यक्ति को छोड़ने से मना कर दिया। दूसरा व्यक्ति कौन? जो हमास का मुखिया था, उसका नाम था याहा सिनवार। ठीक है, याहा सिनवार को इस युद्ध में मार दिया गया था। तो जो उसकी लाश है, हमास ने बोला कि इसकी लाश हमें सौंप दी जाए। यहां पर इजराइल तैयार नहीं हुआ। देखिए, यहां पर साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। वो तैयार क्यों नहीं हुआ? जब वो 1900 लोगों को, जीवित लोगों को छोड़ सकता है, तो वो क्या एक मृत व्यक्ति की लाश नहीं दे सकता था? इजराइल को ये पता है कि ये जो व्यक्ति है, जो उनका मुखिया है, जो उनका सर्वोच्च लीडर है, ये भविष्य में पैलेस्टीनियंस के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करेगा। इसकी मजार बना दी जाएगी जहां पर सब फिलिस्तीनी लोग आएंगे और इंस्पायर होंगे। उससे भविष्य में इजराइल की सिक्योरिटी को और ज्यादा खतरा होगा, उनके अस्तित्व को और ज्यादा खतरा होगा। तो इस चीज को कंसीडर करते हुए उसने इसकी लाश को देना भी कबूल नहीं किया। अगर आपको ध्यान होगा तो अमेरिका ने क्या किया था जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था? ओसामा बिन लादेन को मारकर उसने समुद्र में फेंक दिया, उसकी लाश को मिलने नहीं दिया। अगर उसकी लाश मिल जाती तो वो भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता मुसलमानों के लिए। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि कोई इस तरीके का जो दुश्मन है, वो उसका जो आकार है, उसका जो वैभव है, वो बढ़ ना जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि जो लोग उससे इंस्पायर होकर और बड़ा विद्रोह कर पाए इन फ्यूचर। एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो जैसे ये पीस एग्रीमेंट है ना, तो जो पीस एग्रीमेंट है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो कारण थे युद्ध के, वो दोबारा से ना हो पाए। जो हम पे किसी ने हमला किया वो दोबारा ना हो पाए, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो इजराइल जो है इस तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता अपने एग्रीमेंट पे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का जो 1971 में युद्ध हुआ था, भारत ने 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के रिहा कर दिए, और वही सिचुएशन आज भी बनी हुई है। पाकिस्तान आज भी जब चाहे तब हमला कर देता है। तो वो जो पीस एग्रीमेंट था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो इनइफेक्टिव था। वो भारत की अदूरदर्शिता थी। भारत दूर तक सोच नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। जबकि आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें जापान और जर्मनी को मुख्य दोषी माना गया था, तो ब्रिटेन ने, अमेरिका ने जापान जर्मनी के साथ इस तरीके से व्यवहार किया, इस तरीके से एग्रीमेंट किया कि वो दोबारा इस तरीके की हरकत ना कर पाए। जापान की मिलिट्री छीन ली गई, आज तक उसके पास मिलिट्री नहीं है। जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। वो बाद में मिल गए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एग्रीमेंट होता है, पीस एग्रीमेंट, जो बाद में जो शांति समझौता होता है, वो इस तरीके से रखा जाता है कि जो कारण अभी है वो दोबारा से ना हो। तो ये हमें सीखने वाली बात है कि हमारी जो समस्या है वो हमारे एग्रीमेंट से दूर हो जानी चाहिए परमानेंटली, है ना। इस तरीके की गलती हम पास्ट में भी करते आए हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान जीतते थे तो वो हर बार दुश्मन को छोड़ देते थे और वो हर बार आ जाता था। तो जो हमारे सैनिकों की जो मौत हुई, उसमें जो उनकी जानें गई, उनकी कदर करते हुए इस तरीके से समझौता होना चाहिए कि वो जो हमसे अभी गलती हुई या जो दूसरे ने जो बदमाशी की वो दोबारा ना हो। ये हमारे लिए बहुत सीखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं कि इस एग्रीमेंट में गजा पर क्या समाधान हुआ है, गजा के साथ क्या किया जाएगा। देखिए, जो गजा का जो गवर्नेंस है अभी टेम्परेरी, जो इस समय जो गजा का गवर्नेंस है, वो गजा की जो सिविल सोसाइटी है, वो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो संभालेंगे। जो उनका रोजमर्रा का जीवन है उसके लिए जो सुविधाएं जुटानी है, वो वहां की कमेटी, जो सोशल कम्युनिटी है, जो सोशल कमेटी है, वो करेगी इस काम में। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट नहीं होगी। तो पैलेस्टाइन के जो लोकल लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये काम देखेंगे अभी फौरी तौर पे। उस कमेटी के ऊपर एक इंटरनेशनल पीस बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें यूएस, यूरोप, इजिप्ट, कतर, यानी कि दोनों पक्षों के
जो ग्रुप्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, और जो उसका जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है, जो उसका जो सबसे ऊपर होगा, वो अमेरिका खुद होगा, ट्रंप यानी खुद होगा। तो इस तरीके से काम किया जाएगा। और हमास से बोला गया है कि हमास को अपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे। जब तक वो अपने हथियार नहीं छोड़ दिया जाएगा, उसको गजा को कंट्रोल करने का, गजा पे एडमिन कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये जो मेथड है ये स्टिक एंड कैरेट मेथड है। स्टिक एंड कैरेट यानी कि बदमाशी करोगे तो मार पड़ेगी, और रूल्स फॉलो करोगे, जो नियम है उसको फॉलो करोगे तो आपको इनाम मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमास को सारे हथियार छोड़ने पड़ेंगे, तभी बाद में देखा जाएगा कि उसको कंट्रोल दिया जाए या ना दिया जाए, एडमिन कंट्रोल। तो ये गाजा के साथ बात है। और जो अल्टीमेट जो मकसद है वो टू स्टेट सॉल्यूशन है, कि दोनों देश जो हैं वो शांति के साथ रहे, सह अस्तित्व को स्वीकारें। इसके लिए क्या किया जाएगा, जो गजा है उसको डीमिलिटराइज किया जाएगा, उसकी जो कट्टरता है वो खत्म की जाएगी, उनके हथियार जो हैं उनको डिसआर्मामेंट किया जाएगा, जिससे कि इजराइल की पूरी सिक्योरिटी पहले सिक्योर की जाए, इजराइल की सेफ्टी सिक्योर की जाए। जब इजराइल को ये भरोसा आ जाए कि हाँ अब मैं सुरक्षित हूं, तो उसकी सेनाएं पीछे हटना शुरू करेंगी, जो उसके कब्जा इलाके हैं इस युद्ध में उनको छोड़ना शुरू करेगी। और 1967 से पहले की जो सिचुएशन थी, जो बॉर्डर सिचुएशन थी, जो भौगोलिक सिचुएशन थी, उस पर आया जाएगा। 1967 के युद्ध में इजराइल ने बहुत सारे इलाके जो हैं उन पर कब्जा कर लिया था, फिलिस्तीन के। तो वो जो सिचुएशन है वो इसके बाद जैसे जैसे भरोसा बढ़ेगा, जैसे जैसे सिक्योरिटी जो है उस पर विश्वास बढ़ेगा इजराइल को, वैसे वैसे वो पीछे हटना शुरू करेगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या प्लानिंग है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन एक बात है, और इसमें बिजनेस टैक्टिक्स किस तरीके से लगेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या होगा, एक फंड तैयार किया जाएगा जिसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व किए जाएंगे, जिनसे फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे। उसमें यूरोपियन कंट्रीज होंगे, अमेरिका तो होगा ही होगा, अरब कंट्रीज होंगे, जापान होगा, भारत होगा। तो जो हानि हुई है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, उसे दोबारा बनाया जाएगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हैं, उनको प्रायोरिटी के हिसाब से तैयार किया जाएगा, और जिसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है। अब लेकिन प्रश्न ये है कि वो जो कंपनियां हैं जो वो रिकंस्ट्रक्ट का काम करेंगी, वो कौन सी होंगी, वो किस देश की होंगी। यहां पे अमेरिका का रूल आ जाता है। अगर आपको ध्यान हो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो यूरोप को रिबिल्ड किया था, वो किसने किया था, अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोप को दिए, और क्या किया, वो जो ठेके हैं सारे वो अमेरिकी कंपनियों को ही दिए गए। यानी कि वो जो पैसा है जो दिया गया वो उन पर लोन भी हो गया, और वो पैसा घूमकर अमेरिका में वापस आ गया। तो ये बिजनेस टैक्टिक्स यहां पे भी इस्तेमाल होने वाली है। वो जो ठेके हैं वो अमेरिकी कंपनियों को ही मिलने वाले हैं। और अमेरिका में भी एक पॉसिबिलिटी है, जो ट्रंप की फैमिलीज की कंपनियां हैं, जो ट्रंप की खुद की कंपनियां हैं, कोशिश ये की जाएगी कि वो ठेके उनको मिले, जिससे कि वो जो पैसा है, वर्ल्ड का पैसा, देखिए जो पैसा है वो तो भारत भी लगाएगा, जापान भी लगाएगा, अरब कंट्रीज भी लगाएंगे, तो वो पैसा भी अमेरिका पहुंच जाए, ये कोशिश की जाएगी। तो ये जो बिजनेस की जो इक्वेशंस है, बिजनेस पॉलिटिक्स है, ये भी हमें समझ में आनी चाहिए कि अमेरिका जो है इतना ज्यादा इनिशिएटिव क्यों ले रहा है। क्योंकि जो ये सारा जो कमांड्स हैं ये शुरू से अमेरिका के हाथ में रहेंगी। तो वो जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है वो भी अमेरिका के हाथ में होगा, वो सारे जो ठेके हैं जो दिए जाने हैं वो भी अमेरिका के हाथ में होंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से पैसा इन्वॉल्व होगा, वो कैसे यूज होगा, उसको समझने की बहुत हमें जरूरत है। तो कुल मिलाकर जो फाइनल गोल है इस ट्रीटी का वो यही है कि दो सेपरेट कंट्री बनाए जाएं जो पीसफुली जी सकें, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व हो। अब बात यह है कि हम ये बात करते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, इसमें किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं या आएंगे। देखिए जो एक विचार है वो ये है, जब इजराइल और इजिप्ट के बीच में पीस एग्रीमेंट हो सकता है, जब इजराइल और जॉर्डन के बीच में पीस एग्रीमेंट हो सकता है और वो निभ सकता है, तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता। इजिप्ट भी इजराइल का उतना ही बड़ा दुश्मन था जो आज दूसरे देश हैं। 1948 के युद्ध में, 1967 के युद्ध में जो शुरुआत है वो इजिप्ट, जॉर्डन इनकी तरफ से हुई थी। लेकिन एक समय आया जब इजिप्ट को समझ में आ गया, उस एग्रीमेंट के थ्रू इजिप्ट को क्या क्या हासिल हुआ या इजराइल को क्या क्या हासिल हुआ। एक बार वो बात करते हैं जिससे हमें यह समझ में आए
कि अगर शांति होती है तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखो, जो एक बड़ी दुश्मनी थी वो खत्म हुई। सबसे पहले इजिप्ट ने क्या किया, इजराइल को रिकॉग्निशन दिया, मान्यता दी एक देश के तौर पे, वहां अपना दूतावास खोला, उनसे ट्रेड शुरू किया, फ्लाइट शुरू हुई। तो इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता दी। बदले में इजराइल ने क्या किया, जो उसने 1967 के युद्ध में इजराइल से जो एरिया जीता था, उस एरिया का नाम था सिनाई, है ना। तो उस पे जो इजराइल का कंट्रोल था उसने वहां से छोड़कर पीछे जाना शुरू किया। अब एक बात इसमें यह समझने वाली है, जब उसने सिनाई को छोड़ा, जब उसने इजिप्ट को छोड़ा तो एकदम से नहीं छोड़ा, उसने 4-5 साल दिए उसे छोड़ने में, यानी कि धीरे धीरे रोल बैक किया। उसने उसका व्यवहार को समझा इजिप्ट को, कि इजिप्ट से जो पीस एग्रीमेंट हुआ है वो इसे फॉलो करता है नहीं करता है। जब उसे विश्वास हुआ कि हाँ ये फॉलो कर रहा है, तब वो वहां से हटा। तो उसने उसके जो कब्जाई क्षेत्र थे वो छोड़े। दोनों को इससे क्या फायदा हुआ कि उनको नोबेल पीस अवार्ड भी मिला। जहां तक पैलेस्टाइन की बात है, पैलेस्टाइन के केस में एक एग्रीमेंट ये हुआ कि जो फिलिस्तीनियों को एक सेल्फ कंट्रोल दिया जाएगा, सेल्फ गवर्नेंस दिया जाएगा, एक हद तक सेल्फ गवर्नेंस उनको दिया जाएगा, यानी कि वो खुद अपना वहां से जो इजराइल के फोर्सेज हैं वो हटेंगे और अपना गवर्नेंस वो खुद संभालेंगे पैलेस्टीनियंस। तो उस समझौते में ये चीज भी, कुल मिला के वो जो समझौता है वो आज तक चल रहा है। वहां पे भी स्टिक एंड कैरेट ही यूज किया गया था, यानी कि जब इजिप्ट ने हमला किया तो उसमें पिटाई की गई, उसके जो इलाके हैं वो कब्जा लिए गए, लेकिन जब उसने अच्छा व्यवहार किया इजराइल के साथ तो उसके इलाके छोड़ दिए गए। उसके साथ साथ उसको ग्लोबल जो नोबेल पीस अवार्ड है वो भी दिया गया। इसके 16 साल बाद 1994 में जॉर्डन का भी इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट हुआ। तो एक विचार ये है, जब इनका पीस एग्रीमेंट, जो दो मुख्य देश हैं, जो दो पड़ोसी देश हैं इजराइल के, उनके साथ जब पीस एग्रीमेंट हो सकता है तो ये वाला पीस एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सकता, ये वाली पीस जो है वो चल क्यों नहीं सकती। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। इजिप्ट की और पैलेस्टाइन की सिचुएशन सेम नहीं है। इजिप्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग शासन था जिसका वहां कंट्रोल था, जिसकी पूरी चलती थी, ठीक है। तो वो अपने आप से, अपने हिसाब से, अपनी समझ से एक डिसीजन ले सकता है। प्लस वो एक स्ट्रॉन्ग शासन था, जो उसने डिसीजन लिया है उसको डिफेंड करने की ताकत उसमें थी। जबकि जो पैलेस्टाइन है उसमें कोई इंटरनल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस या इस तरीके के फोर्सेस नहीं है जो डिसीजन ले सकें। पैलेस्टाइन पे जो कंट्रोल है वो बाहरी देशों का है, चाहे वो ईरान हो, टर्की हो, उसके और पड़ोसी देश हो। तो वहां पे जो पैलेस्टाइन है उसका खुद का अस्तित्व वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड की अपनी एक पॉलिटिक्स है वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो लोग हैं उनमें एक धर्मांधता है, कम से कम कुछ एक बड़े ग्रुप में, है ना। तो वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम उसी पीस एग्रीमेंट की बात करें इजिप्ट की और इजराइल की, तो वहां के बहुत बड़े वर्ग ने वो एक्सेप्ट नहीं किया था, खुद इजिप्ट के लोगों ने। जहां तक इस्लामिक वर्ल्ड की बात है तो उन्होंने इजिप्ट को अरब लीग से बाहर कर दिया था, वो इतने नाराज हुए थे। उनका कहना यह था कि इस्लाम को धोखा दिया गया है इजिप्ट द्वारा, तो उन्होंने अरब लीग से उसे बाहर कर दिया। बाद में शामिल करना पड़ा वो एक अलग बात है। और जो लोग हैं उनमें धर्मांधता इस तरीके की थी कि उन्होंने इंटरनल जो विद्रोह है वो इस तरीके से हुआ कि जो इजिप्ट का प्रधानमंत्री था, जो मुखिया था सदत करके, उसकी हत्या कर दी गई। कहने का मतलब यह है जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो इस्लामिक लोग हैं उसी देश के भी और बाहर के भी, उनकी अपनी एक विचारधारा है। तो उससे टकराने के लिए आपको पावरफुल होना पड़ेगा। पहली बात तो आपकी समझ है कि आप में इतनी समझ हो कि ये उस शांति के फायदों को वो समझ पाए। दूसरी बात है कि वो स्ट्रांग एनफ हो, जो वो रेजिस्टेंस होने वाला है वो उसको झेल सके। जिस तरीके से सऊदी अरब है, मोहम्मद बिन सलमान, वो बंदा, वो व्यक्ति समझदार भी है और स्ट्रांग भी है। तो इस तरीके का व्यक्ति ही कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। पैलेस्टाइन के साथ वो वाली सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखिए। पैलेस्टाइन जो है उसके निर्णय दूसरे देश कर रहे हैं, उसका खुद का कोई इंटरनल इस तरीके का फोर्स नहीं है जो अपने डिसीजन खुद ले सके। अब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि पैलेस्टाइन और इजराइल में दोस्ती हो। उसकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो,
वो इस युद्ध पर निर्भर है एक तरीके से। देखिए, जो पीस एग्रीमेंट है इसका मतलब है कि इससे एक मैसेज ये जाता है कि हमास ने चाहते हुए ना चाहते हुए ये जो समझौता है इसे एक्सेप्ट किया, यानी कि हमास हार गया। हमास के पीछे कौन खड़ा है? ईरान, यानी कि ईरान हार गया। अगर युद्ध चलता रहे, चाहे पिटाई होती रहे, लेकिन युद्ध अगर चलता रहेगा तो नैरेटिव वो बना सकते हैं अपने फेवर में, अपने लोगों को ये बता सकते हैं कि देखो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम तब भी लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए, यानी कि वो एक नैरेटिव बना सकते हैं। लेकिन पीस एग्रीमेंट का मतलब है कि ये लोग हार गए। इससे इनकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इनका जो मुखिया, जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका मुखिया बनने का जो सपना है वो खत्म होता है, वो खतरे में आता है। जो डोमेस्टिक लोग हैं, वो जो इनसे इम्प्रेस हैं, वो जो इनका वैभव है ना, वो खतरे में पड़ता है। तो ईरान नहीं चाहेगा और वो जो है कोशिश करेगा कि हमास फिर से खड़ा हो। अगर हमास एग्रीमेंट कर भी लेता है तो कोई और संगठन बनाए, लेकिन इजराइल पर हमले होते रहे, वो युद्ध दिखता रहे, चलता रहे। अब बात करते हैं की। देखो, जैसे अगर हम इस पीस एग्रीमेंट की बात करें तो ऊपर से इसमें इन्वॉल्व है, वो दिखेगा कि वो इन्वॉल्व है, वो शांति चाहता है, लेकिन उसके अंदर भी इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने की इच्छा है। जो ओटोमन अंपायर था उसके दिल में अभी भी ओटोमन अंपायर है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करें। अब जैसे ईरान है, वही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि वो खुद को हारा हुआ शो नहीं कर सकते। पीस एग्रीमेंट का मतलब है कि हमास ने हथियार डाल दिए, यानी कि हमास ने हार मान ली, वो इस्लामिक वर्ल्ड के जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो इंप्रेशन है उसके विरोध में जाता है। इसलिए ये देश नहीं चाहेंगे कि पैलेस्टाइन में शांति हो। अब जो हमास है, हमास का अपना एक विचार है, अगर उसको इतनी आसानी से हथियार छोड़ने थे तो वो छोड़ देता, वो पकड़ता भी नहीं। तो ऐसा लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से हथियारों को छोड़ देगा और पीस एग्रीमेंट को फॉलो करेगा। देखिए, जो साइन है वो हमास ने किए हैं। जिस दिन हमास में ताकत आएगी वो अपना नाम बदल के दोबारा से अटैक कर देगा। संधि हुई है वो हमास और इजराइल के बीच में हुई है, अब नाम ही चेंज हो गया, उस संगठन ने अपना नाम ही कुछ और कर लिया, फिर क्या करोगे? तो जो एक इजराइल का जो एक लक्ष्य है वो डी रेडिकलाइज करना है गजा को, वो इसी वजह से है कि इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की परेशानी फिर से ना आए। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है, वहां के प्रधानमंत्री, वो भी पीस एग्रीमेंट में शामिल हुए और ये थे, इसी वजह से मोदी जी नहीं गए, है ना, पता नहीं वहां क्या सिचुएशन बनती। अब जो ये व्यक्ति है, ये इसके जो मूल भाव हैं, इसके जो अंदर की जो भावनाएं हैं, वो कुछ भी हो, लेकिन उसको अमेरिका से बनाकर रखनी है, उसको अमेरिका से पैसा चाहिए और सपोर्ट चाहिए, तो ये अमेरिका के सपोर्ट में है, इसलिए ये वहां पे गया। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन अलग है, जो हेड है पाकिस्तान का वो तो अमेरिका के सपोर्ट में है, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इसके समर्थन में नहीं है, इस पीस एग्रीमेंट के। उन लोगों को मानना यह है कि इजराइल को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, इजराइल का एग्जिस्टेंस ही सही नहीं है। अब ये करे हुए तो हैं इन लोगों के ही, जो उस तरीके की पुस्तक छापते हैं, उस तरीके का साहित्य तैयार करते हैं जिनसे लोगों में कट्टरता आती है। लेकिन ये लोग ये नहीं सोच पाते कि इस तरीके की परेशानी इनके साथ ही आएगी, कि ये डिसीजन कुछ और लेंगे जो इनके हित में या देश के हित में होगा, लेकिन लोग जो है वो रिलीजन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनमें कट्टरता उस तरीके से भरी गई है। तो अब जो पाकिस्तान है, उनके पाकिस्तान के खुद के लोग विद्रोह कर रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। सरकार से उनका कहना यह है कि आप ये पीस एग्रीमेंट गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो खुद का कॉन्सेप्ट है, जो थियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल अलग है। अगर पीस एग्रीमेंट हो जाती है तो उनकी थियोलॉजी पर क्या फर्क पड़ेगा, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, उनके हिसाब से जो एक कॉन्सेप्ट है वो कयामत का कॉन्सेप्ट है। जो इस्लाम की जो थियोलॉजी है वो ये कहते हैं कि कयामत कैसे आएगी, अगर जो उनका सोच है, अगर पीस हो गई, अगर पीस हो गई, शांति हो गई, तो वो अपना जी रहे हैं और हम इतना जी रहे हैं। तो जो कयामत की जो पहली सिचुएशन है, जो पहली जो शर्त है कि पूरा वर्ल्ड इस्लामिक होना चाहिए। जब पूरा वर्ल्ड इस्लामिक होगा तो अल्लाह की कमांड से सब लोग एक साथ मारे जाएंगे और फिर उनका जजमेंट किया जाएगा अल्लाह द्वारा। तो वो जो थियोलॉजी है वो कैसे पूरी होगी, यानी कि जो ये कॉन्सेप्ट है, जो शांति का जो कॉन्सेप्ट है, वो पाकिस्तानियों की सोच में थियोलॉजी के अगेंस्ट है।
तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो जो हमास है, इसी वजह से जो हमास की जो कट्टरता है, लोगों की जो कट्टरता है, वो इस एग्रीमेंट का बहुत मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि जब वो अपनी विचारधारा पे आएंगे, उम्मत के विचारधारा पे आएंगे, कयामत के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो वो अपना नाम बदल के फिर हमला कर देंगे। तो जो एक बड़ा ग्रुप है उसका ये मानना है कि जो ये शांति समझौता है ये परमानेंट नहीं है, ये टूटेगा, और थियोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस दिन हमास में ताकत आएगी वो इस कॉन्सेप्ट को, इस शर्त को नहीं मानेगा और फिर से हमला करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इस्लामिक वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, ये जो शांति समझौता है उसके पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जाता है, और जो थियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक वर्ल्ड का, ये उसके अगेंस्ट भी जाता है। इन चीजों को कंसीडर करते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये शांति समझौता बहुत लंबे समय तक चल पाएगा। अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, तो जो इशू है वो बताया जाता है कि कश्मीर का इशू है, लेकिन वहां पे भी थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही है। आज कश्मीर, अगर एक सेकंड को आप ये सोचो कि पाकिस्तान को दे दे और हम शांतिपूर्वक रह पाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो थियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान ये मानता है कि भारत को जो हिंदू हैं उनको एग्जिस्टेंस नहीं करना चाहिए, उनको एग्जिस्टेंस करने का हक नहीं है, भारत को इस्लामिक देश होना चाहिए। तो जो भारत को इस्लामिक देश में बदलने का जो विचार है वो थियोलॉजी से आता है, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से विश्वास करता है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट की बात करें, थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करें या इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स की बात करें, उसको समझते हुए ये लगता नहीं है कि ये पीस एग्रीमेंट बहुत समय तक चल पाएगा। जबकि दूसरा एक विचार ये कहता है कि ये चल पाएगा। तो हम आगे चलकर देखेंगे कि इस पर क्या नतीजा रहा। जैसे जैसे घटनाएं अनरेवल होंगी हम उनका विश्लेषण करेंगे और फिर से इस पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार फिर किसी और टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।